नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली के संसद भवन के पास और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों ने अब फैसला लिया है कि वो अपना आंदोलन तेज करेंगे और यहां संसद भवन तक मार्च करेंगे। आज संयुक्त किसान मोर्चा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले बैठक भी, जिसमें यह तय किया गया है कि मई के पहले पखवाड़े में ये संसद मार्च किया जाएगा। किसान नेता गुरुनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि अगर पुलिस ने उनके रास्ते पर बैरिकेड लगाए तो वो बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। किसान नेताओं ने कहा कि मई के पहले पखवाड़े में मार्च निकाला जाएगा और तमाम किसान तमाम राज्यों से पहले गाड़ियों से दिल्ली की सीमाओं तक पहुंचेंगे, जहां पर किसान पिछले 4 महीनों से बैठे हुए हैं। उसके बाद वो पैदल दिल्ली के संसद भवन तक मार्च करेंगे। सुनते हैं। श्री सतनाम सिंह जी अजनाला उनके साथ में बैठे हैं और उनके साथ में बैठे अरविंदर पाल कौर जी। अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो इस वक्त बीजेपी से कड़ा मुकाबला झेल रही हैं, उन्होंने दूसरे तमाम विपक्षी दलों को और क्षेत्रीय पार्टियों को पत्र लिखकर कहा है कि बीजेपी लगातार जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है उनके अधिकार कम कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि संसद के दोनों सदनों में पास किया गया एनसीटी बिल लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार की सारी ताकत छीनने वाला है। ये बिल भारत के संघीय ढांचे पर सीधा हमला है। गैर बीजेपी राज्यों में केंद्र सरकार लगातार समस्या पैदा कर रही है। सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाओं का मनमाना इस्तेमाल हो रहा है। जानबूझकर राज्य सरकारों का फंड रोका जा रहा है। ये तमाम बातें ममता बनर्जी ने इस चिट्ठी में लिखा है और हम सब जानते हैं कि पिछले अभी जो सत्र खत्म हुआ है, संसद सत्र, वहां पर एनसीटी दिल्ली के लिए एक बिल पास हुआ है जिसमें एलजी को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं, जिसको लेकर के दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार काफी हमलावर रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी मौजूद हैं, जो इस वक्त पश्चिम बंगाल में है, जो वहां सियासत को करीब से देख रहे हैं। अनुराग, इस पत्र की टाइमिंग पर क्या बता सकते हैं, क्योंकि कल नंदीग्राम में पोलिंग है और उससे पहले ममता बनर्जी ने ये पत्र लिखा है। देखिए सौरभ, ये पत्र तो 28 तारीख को लिखा गया था और 15 राजनीतिक दलों के नेताओं को भेजा गया है। ये जरूर है कि पश्चिम बंगाल में जब पहले चरण का मतदान था उसके एक दिन बाद लिखा गया और दूसरे चरण के मतदान से एक दिन पहले ये पत्र सार्वजनिक हुआ है। तो दो बातें समझ में आती हैं। तो एक तो ये कि उन्होंने सारे गैर राजनीतिक जो बीजेपी के विरोधी दल हैं, जहां जहां उनकी सरकारें हैं, क्योंकि आपने देखा उन्होंने दिल्ली को भी उद्धृत किया और कहा कि जो कानून बना है वो बहुत खतरनाक है। और इसके अलावा वो बहुत सारी बातें कह रही हैं कि पैसा नहीं मिलता है, संघीय ढांचे पर प्रहार है, संविधान लोकतंत्र खतरे में है। और वो ये भी कह रही हैं कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियां, उसको एक औजार की तरह उनका इस्तेमाल किया जा रहा है अपने विपक्षियों को दबाने के लिए, डराने के लिए। जो फंड है राज्यों के का जो वाजिब हक है वो उनको वक्त पर नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में सारे राजनीतिक दल एक साथ आए तो कहीं ना कहीं एक जो बार बार बात आती है कि बीजेपी के बरक्स कौन, विपक्ष में कौन, तो एक शुरुआत के तौर पर या अपने आप को उसमें भी एक सर्वमान्य नेता के तौर पर या कहीं भविष्य में यहाँ जरूरत पड़े, क्योंकि पास के ही जो 2 राज्य हैं, झारखंड हो चाहे बिहार हो, वहां पर तेजस्वी यादव हो या हेमंत सोरेन हो, उनसे बहुत नजदीकियां रही हैं और उनका बहुत वोटरों पर भी उनका अच्छा खासा असर है यहाँ पर। तो इस तौर पर भी इनको देखा जा सकता है, इन 2 बातों को। और एक बात ये भी हो सकती है कि उसके पहले जो टाइमिंग आई है, कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि ये इशारा कर रहा है कि ममता बनर्जी थोड़ी नर्वस है। जी, तो इस जानकारी के लिए अनुराग बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग बता रहे थे कि इस लेटर को सार्वजनिक किया गया है आज, एक दिन पहले वोटिंग से। इसके क्या मायने हैं, रुख करते हैं अगली खबर का। इसका संबंध भी पश्चिम बंगाल के सियासी रण से है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हमारी सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा से बात की और कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने वाली है और बीजेपी लगातार दोहरा रही है कि उनकी सीटें 200 से ज्यादा होंगी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। मेरे साथ प्रकाश जावड़ेकर हैं। अब तक जो मतदान हुआ है, जो ट्रेंड्स हैं, जो इनपुट्स हैं, क्या इंडिकेट करते हैं बंगाल में? बंगाल में पूरा विश्वास है हमें कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत 200 से ज़्यादा सीटें जीतेगी, क्योंकि पूरा बंगाल और नंदीग्राम में हमने देखा कि नंदीग्राम के चुनाव के बाद कैसा माहौल एकदम बदल गया वहाँ। तो ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ जा रही है। बनर्जी भी दावा कर रही हैं जीत, वो कोई मतलब नहीं है। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। दिल्ली से शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।
पूर्व मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर की याचिका पर आज मुंबई हाई कोर्ट में कई घंटों की लंबी सुनवाई हुई और पूरी दिन इस बात पर बहस होती रही कि बिना एफआईआर के जो तमाम आरोप परमबीर सिंह ने लगाए हैं गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ, उनकी जांच सीबीआई को दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है। और इसको दिन भर हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने कवर किया है, वो अब भी कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। सुनील, अभी बस सुनवाई खत्म हुई है, क्या कुछ हुआ है कोर्ट में और क्या कुछ लेटेस्ट है और शायद ऑर्डर रिजर्व रखा गया है, क्या कुछ बता सकते हैं दर्शकों को इस पूरे सुनवाई पे, जो कि एक लंबी सुनवाई चली है पूरे दिन भर? बिल्कुल सौरभ, परमबीर सिंह की जो जनहित याचिका थी उस पर दिन भर सुनवाई चली है आज। और जो पहला लब्बल हुआ था और जो केंद्र में मुद्दा था वो ये था अदालत की तरफ से, तो क्यों नहीं इसमें एफआईआर दर्ज कराई परमबीर सिंह ने और बिना एफआईआर के क्या मामला सीबीआई को जांच के लिए दिया जा सकता है, इसी पर केंद्रित थी पूरी। और इसमें 3 और इंटरवीनर इसमें इन्होंने शामिल किए, जो कि उसमें अर्जी दी थी जिसमें उन लोगों ने भी सभी ने अपना पक्ष रखा और उसमें ये दलीलें दी गई और कुछ ऐसे उदाहरण भी दिए गए, जजमेंट दिए गए, ये बताया गया कि हाँ इस तरह से जांच दी जा सकती है। बहरहाल लंबी सुनवाई हुई, फैसला अभी रिजर्व कर लिया गया है, उसके बाद निर्भर करेगा, अदालत फैसला सुनाएगी कि क्या उनकी याचिका एडमिट हुई है या नहीं हुई है। लेकिन ये जरूर है, सभी ने माना, जज ने भी कहीं ना कहीं माना है कि मामला गंभीर है और इसकी जाँच जरूरी है। और राज्य सरकार भी इसमें एक रिटायर्ड जस्टिस की समिति बना चुकी है, तो स्वाभाविक तौर पर ये जिस तरह से आरोप हैं वो बहुत ही गंभीर हैं, कटु सत्य हैं, तो जांच बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील सिंह बता रहे थे कि क्या कुछ हुआ दिन भर कोर्ट में परमबीर सिंह, जो कि मुंबई के पूर्व कमिश्नर हैं, उनकी याचिका पर। अब देश प्रदेश में वक्त हो चला एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हरिद्वार में जो कुंभ चल रहा है उसमें कोरोना के बादल। और अब 12 राज्यों से अगर आप जा रहे हैं कुंभ नहाने के लिए तो उसमें चाहिए होगी नेगेटिव रिपोर्ट। पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। नमस्कार, देश प्रदेश में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरिद्वार में कुंभ शुरू हो चुका है और अगर आप कुंभ में जाकर के हरिद्वार में गंगा जी में डुबकी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोरोना की आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए होगी और ये उन 12 राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को ये नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी जहां पर कोरोना के मामले ज्यादा है, जिसमें महाराष्ट्र एक प्रमुख राज्य है। हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे वहां पर मौजूद हैं और अक्षय ने दिन में पुलिस के अधिकारियों से भी बात की है कि किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। जो लोग नेगेटिव रिपोर्ट लेकर नहीं आ रहे हैं और मना कर रहे हैं कोविड टेस्ट कराने से, तो उनको वापस भेजा जा रहा है। और उत्तराखंड सरकार ने भी सीमाओं पर कोविड टेस्ट कराने के लिए कैंप लगा रखे हैं। अक्षय, आप वहां पर पहुंचे हैं और आपके पीछे इतनी भीड़ है और हम देख रहे हैं कि ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है, तो भले ही आप कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट ले लें, लेकिन जो प्रोटोकॉल है, जो लोग आ गए वहां पर ये पालन कैसे कराएंगे, क्योंकि ये लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और हरिद्वार में भी कोरोना के मामले बढ़े हैं। अक्षय, बिल्कुल सौरभ, अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा हर की पौड़ी पर हम मौजूद है। ये वही स्थान है जहाँ पर शाही स्नान के वक्त जो 12 अप्रैल, 14 अप्रैल और बाद में 27 अप्रैल को भी होगा, तब लाखों की भीड़ में, लाखों की संख्या में यहाँ पर भीड़ मौजूद होगी और उस वक्त का यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं होती, लोगों का ऐसा मानना है। तो ऐसे में किस तरह प्रशासन मैनेजमेंट करेगा, जब अभी ही मैनेजमेंट एक तरह से नहीं हो पा रहा है। अगर यहाँ पर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात की जाए तो महज 2 हफ्ते पहले ही यहाँ पर एक हाई लेवल डेलीगेशन भेजी गई थी केंद्र सरकार द्वारा, जिन्होंने ये कहा था कि इस पूरी सख्ती से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कराना बहुत ज़रूरी है, वरना उत्तराखंड में भी केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। कुंभ कल से शुरू होगा, लोगों का आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ कई सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले मैं आप लोगों से ये बात करके चीज़ समझना चाहता हूँ, 12-12 साल में कुंभ होता है, आप लोग कहाँ से आए थे? राजस्थान, जयपुर से। राजस्थान से आए हैं जी। देखिए, इस बार का कुंभ बाकी कुंभों से काफ़ी अलग है, स्थिति काफ़ी मुश्किल है। कोरोना की अगर बात करी जाए तो उसका एक बड़ा डर है, केंद्र सरकार भी कहती रही है। आप लोगों को क्या लगता है कि इस प्रकार का डर? देखिए क्या है कि सब परिस्थिति को देखते हुए, कोरोना का जो इस समय जो वैश्विक महामारी चल रही है, इस महामारी को देखते हुए जो हर लोगों में एक डर और भय का वातावरण पैदा हुआ है, ये सर्वविदित है। और राज्य सरकार ने अपने स्तर पर जो एक प्रयास और सुधार के जो कार्यक्रम किए, वो एक अपने आप में विश्वसनीय और प्रशंसनीय है और जनता में भी ये चीज़ देखने को मिल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की बात करी जाए वो तो ज़रूरी है ही। हाँ, जहाँ तक देखा जाए कि लोगों में ये चीज़ें
देखने को मिल भी रही है और देखा जाए तो कुछ नियमों की अवहेलना भी की जा रही है। लेकिन राज्य सरकार ने जो कड़ाई से जो नियम लागू किए हैं आगामी कल से जो 1 अप्रैल से है, उसको देखते हुए राज्य सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ इन नियमों का पालन करते हुए जी। आप कहाँ से हैं जी? मैं बस्ती से, यूपी से हूँ। आप यूपी से हैं सर। जैसे कि अभी सर से हम बात कर रहे थे कोरोना की, लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में, ऐसे में मास्क आपने भी नहीं लगाया हुआ, कई लोगों ने नहीं लगाया हुआ, क्या किसी प्रकार का डर नहीं है आपको? नहीं, डर तो नहीं है, बट हाँ अंदर से तो कुछ फील हो रहा है। बट जो वैक्सीन हम लोग को लग चुकी हैं कुछ मतलब वैक्सीन लग चुकी है? हाँ, मैं ऑलरेडी मुझे वैक्सीन लग चुकी है। लेकिन बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी होगी तो हाँ, देखिए नहीं, क्या होता है जल्दी जल्दी में हम लोग मास्क भूल जाते हैं। बट ये है कि हमें अवेयरनेस रखना है कि कोविड की वजह से। अवेयरनेस की आप बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से भी अवेयरनेस रखना है। सही, आप सही कह रहे हैं। बट सौरभ, लोगों में यहाँ जागरूकता तो है लेकिन ढिलाई हो रही है, जैसे कि आपने सुना। तो देखने वाली बात होगी किस तरह से और कड़ाई रखी जाएगी। ये अक्षय डोंगरे बता रहे थे वहां पर, जिन्होंने बात की। लोग भले ही कह रहे हैं तैयारी बहुत है, लेकिन उन्होंने मास्क खुद नहीं लगाया हुआ है। तो सरकारें भी क्या करेंगी जब लोग ही नियम का पालन नहीं करेंगे। लेकिन जाते जाते बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत तो खुद कोरोना पॉजिटिव हैं। तो फिलहाल काफी जिम्मेदारी बनती है उन लोगों की जो लोग वहां पर कुंभ नहाने जा रहे हैं, क्योंकि वह वापस अपने घर जाएंगे और अगर कोरोना हुआ तो उसका संक्रमण बढ़ सकता है। आज के लिए देश प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम सही और सटीक खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर।